नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो, झारखंड हो या फिर महाराष्ट्र ही क्यों ना हो, हर जगह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान गूंज रहा है। झारखंड के चुनावी रण में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उतरे। रैलियों को संबोधित कर हेमंत सरकार और कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे के नारे को दोहराया, पर इस बार तो सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर गरजे। सीएम योगी ने मंच से बोलते हुए जनता से कहा कि अपनी ताकत का एहसास करवाइए। जातियों में बंटना नहीं है, जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करती है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। इसलिए एक रहिए और नेक रहिए। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने आगे कहा कि देश का इतिहास गवाह है कि जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। तो झारखंड के चुनावी रण में योगी के बयान से कैसे बदली फिजा, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई से बड़ी खबर यह सामने आई कि शरद पवार ने राजनीति से संन्यास लेने का संकेत दिया है। तो महाराष्ट्र और झारखंड में आखिर चल क्या रहा है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। झारखंड से सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान कैसे बदल गया पूरा चुनाव? देखिए, नारा वही जो लोगों की जुबान पे आ जाए, दिल में उतर जाए और उस नारे का कोई काट ना हो। भाई, आपने कहा अमेरिका में, मैं तो देख रहा हूं कि हर जगह एग्जाम्पल में वो सेट हो रहा है। कनाडा में मंदिर पे हमला हुआ, पुजारी कनाडा में वो चीख चीख के कह रहा है बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एक हो गए और सेफ हो गए। पुलिस वाले, जिन लोगों ने, वो पुलिस वाले जो खालिस्तानियों का साथ दे रहे थे, गिरफ्तार हुआ। बांग्लादेश के अंदर में बटे रहे तो ये वहां पे जमाते इस्लामी और पता नहीं कौन कौन से लोग वहां तमाशा कर रहे थे। 1 लाख लोगों की भीड़ आई सड़क के ऊपर, चिटगांव के ऊपर, सब बंद हो गया। बटोगे तो कटोगे, ये तो हमारे टीचर्स भी कहते थे, सबको पढ़ा जाता है। एकता में बल है, और यही एकता में बल है, यही बात तो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। कोडरमा में थे, अगला कार्यक्रम हजारीबाग में था। हालांकि वो तो हेलीकॉप्टर से गए, लेकिन किसी ने हल्ला कर दिया कि भाई वो रोड से जाएंगे। कोडरमा से लेकर के तिलैया हो कि बरही हो, हजारीबाग, रामगढ़, ये सब रास्ते में भगवा झंडा लोग घर के बाहर लगा रहे हैं। ये माहौल बन गया। कारण लोगों को ये जो फेक सेकुलरिज्म है, ये जाति के नाम पे हिंदुओं को बांटना, वोट बैंक की खातिर मुसलमानों को जोड़ना, अब देश की जनता दे कैन सी थ्रू इट कि जानबूझकर हिंदू समाज को टारगेट किया जा रहा है। यह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह का प्रपंच किया जा रहा है। तो ये योगी आदित्यनाथ ने जो कह दिया बटोगे तो कटोगे, ये लोगों के जहन में उतर गया। हर घर में चर्चा हो रही है, हर जगह बातचीत हो रही है। तो इसका काट तो विपक्ष नहीं निकाल पाएगा। एक नारा बीजेपी को यहां तक पहुंचाया, जय श्री राम जय श्री राम, ये फेज 2 का नारा है। बटोगे तो कटोगे, ये काफी दिनों तक हिंदुस्तान की राजनीति में ये योगी आदित्यनाथ का नारा ये गूंजता रहेगा। बिल्कुल राजीव सर, आपने कई बार समझाया कि झारखंड का चुनाव एक तरफा है, कांग्रेस और जेएमएम को कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आज जिस तरह से योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां जो हिंदुत्व का पूरा भगवा झंडा सर ने जिस तरह से समझाया कि लहराता नजर आया, योगी आदित्यनाथ के झारखंड पहुंचते ही कैसे और पूरा चुनावी माहौल बदल गया? देखिए, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 ऐसे नेता हैं जो सेंट्रल लीडरशिप से अलग हिंदुत्व की बात हर जगह करते दिखाई पड़ते हैं, और उनको इसकी छूट मिली हुई है। और उन लोगों ने ऐसा माहौल अपने अपने क्षेत्रों में बनाया है।
झारखंड में पहले से ही बैटिंग करने के लिए पहुंचाया गया था। हेमंत बिश्व शर्मा को वहां की जिम्मेदारी क्यों दी गई? ऐसा नहीं है कि वो झारखंड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं, ऐसा नहीं है कि झारखंड के पास उन्होंने पहले कांग्रेस के समय में, जब वो कांग्रेस में थे तो वहां पर बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय पहले से ही उन्हें वहां भेज दिया था सह प्रभारी बनाकर। क्यों? क्योंकि वो हिंदू ब्रांड के फायर ब्रिगेड लीडर है। ये फायर ब्रांड लीडर जो है तो वो किसी से दबे जुबान से नहीं बोलते हैं, वो सीधे स्पष्ट तरीके से बोलते हैं असम में भी कि भाई हमें मियाँ भाइयों का वोट नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपने लोगों का वोट, और जो हिंदुस्तानी है, मतलब अगर मुसलमान भी हिंदुस्तानी है तो वो हमारे साथ रह सकता है। हिंदुस्तानी मुसलमान होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस्लाम और देश ये दोनों में कंट्राडिक्शन दिखाई पड़ता है। दुनिया का कहीं भी कोई मुसलमान होगा, उसकी पहचान इस्लाम के आधार पर होगी, राष्ट्र के आधार पर नहीं होगी। वो देखता है पूरा एक ग्लोबल इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करेगा, पूरे दुनिया के मुसलमान एक है, जैसे मार्क्स कहा करते थे पूरे दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, ये इनका स्लोगन है। तो अभी जिस तरीके से वहां पर पहले से हेमंत बिश्व शर्मा ने प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा था और योगी पहुंच गए वहां, और उन्होंने जिस अंदाज से बात की है, थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन इस प्रभाव से पहले ही वहां प्रभाव पड़ चुका है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार वहां कोशिश की है कि ट्राइबल एरिया में भी ये नैरेटिव क्रिएट हो कि इन लोगों की संस्कृति की रक्षा कौन कर रहा था। ये अपनी संस्कृति की रक्षा सिर्फ खुद नहीं कर रहे थे, अगर इतने सालों से ये जो पूरा का पूरा भगवाकरण किया जा रहा है, हिंदुत्व की बात हो रही है, अगर उन लोगों को हिंदुओं के करीब रहते हुए भी अपनी संस्कृति, अपने तरीके, अपने जीवन शैली को सही तरीके से पालन करने का मौका दिया गया, तो इसका मतलब है कि हिंदुओं में वो रिजिडिटी नहीं है, वो उनके साथ चल सकते हैं आगे। लेकिन जैसे ही तुम मुसलमान बनोगे, तुम्हारी पूरी संस्कृति खत्म हो जाएगी। तुम अरब की संस्कृति उधार लेकर आए हो और उसी के साथ चल लोगे, तो यानी जो आदिवासी कल्चर वहां पर है वो छिन्न भिन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर इस्लामीकरण चल रहा है, कन्वर्जन चल रहा है। तो ये नैरेटिव पहले से चलाया जा रहा था। योगी की ये बातें वहां इसको और ज्यादा पुश करेगा। मतलब योगी की एंट्री ने इस नैरेटिव पर मोहर लगा दी। सर, महाराष्ट्र की बात करें तो शरद पवार मजे हुए खिलाड़ी राजनीति के माने जाते हैं। उन्होंने आज कहा कि कहीं तो रुकना होगा, 14 साल से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो आगे नहीं लड़ेंगे, नए पीढ़ी को मौका देना चाहिए। क्या ये समझा जाए कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि आज उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के लीडर महाराष्ट्र के अंदर वो अपने आप को कर्स कर रहे होंगे कि किस आदमी के साथ हमने हाथ मिला लिया। चुनाव सिर पे है और आपकी गठबंधन का सबसे बड़ा लीडर वो ये कह रहा है कि हम मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। पहले ही हार मान ली, पहले ही हार मान लिया। और क्या कमांडर इन चीफ ये कहेगा कि भाई अब हमको युद्ध नहीं लड़ना है, तो ये क्यों किया? तो भाई कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है। शरद पवार हिंदुस्तान की राजनीति का अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। किस तरह के राजनेताओं के लिए वो एक एग्जाम्पल है कि कोई बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, फैसला लेगा कुछ, किसी को धोखा देना, किसी को ये करना, मीटिंग में जाकर के कुछ और कहा, बाहर जाकर के कुछ और कहा, आज आपने समर्थन दिया, कल आपने ठीक उल्टी बात कर दी। ये जो सेटिंग प्लॉटिंग वाला राजनीति है, उसके सबसे बड़े खिलाड़ी है दिग्गज। जिसने भी शरद पवार पे भरोसा किया वो गया। तो ये कहानी है कि आप देखिए, कांग्रेस पार्टी को तोड़ते हैं, अलग पार्टी बनाते हैं और ठीक 4 महीने के बाद उसी पार्टी के साथ मिलकर के अलायंस में आप चुनाव भी लड़ लेते हैं। तो ये आदमी किस तरीके से कहां पे क्या कर सकता है, और ये भुक्तभोगी कौन है? उनकी राजनीतिक तिकड़मबाजी का सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन है? वो है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी फिर भी उनको छोड़ नहीं पाती है, तो कोई ना कोई तो करामती गुण तो उनके अंदर है ही जी। तब ये करामत दिखा दिया जो चुनाव से पहले, लोग तो यही कहेंगे कि तो अजीत पवार का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं तो खत्म करना ही पड़ेगा। बहुत सही बात है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ठीक है।
आपने ये भी कह दिया कि भाई 1.5 साल बचा हुआ है, 1.5 साल के बाद सोचेंगे क्या होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कह दी कि अब समय आ गया है कि नए लोग जो है आगे आए, कमान संभाले। कौन लोग आगे आए, नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन 2 सेंटेंस के बाद उन्होंने कह दिया कि बारामती के अंदर अजीत पवार ने बहुत अच्छा काम किया है। 25 से 30 साल बारामती को बढ़िया बनाने में अजीत पवार का बहुत बढ़िया योगदान है। भाई आप उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो या उसके प्रचार में लगे हुए हो? ये दोनों ही बयान को अगर जोड़ के देखें तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद ये महाविकास अघाड़ी को छोड़ के भाग के इधर आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन शरद पवार की बातों पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। पहले भी वो एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिए, फिर काफी इमोशनल कार्ड खेला गया और कई बार राजनीति से संन्यास लेने की बात भी हो चुकी है। अब फिर से चुनाव के वक्त में ये बयान, क्या ये कोई रणनीति है शरद पवार की? देखिए, बिना रणनीति के शरद पवार कुछ करते ही नहीं है। वो मीटिंग भी करेंगे तो उसके पीछे उनके 2-3 प्लान ABC चलता रहता है कि आगे हमें क्या करना है। उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने बर्बाद कर दिया। इन्होंने उद्धव ठाकरे की बर्बादी के लिए पहले से पृष्ठभूमि लिखी थी और बाद में स्वीकार भी किया। यही शरद पवार हैं जो कहते थे उद्धव ठाकरे हमसे बात नहीं करता था, हमने उससे कहा था कि अपने विधायकों के संपर्क में रहो, तब पार्टी बच जाती, टूटती नहीं। जब शरद पवार की पार्टी टूटी तो उद्धव ठाकरे उधर देख के मुस्कुराते होंगे, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन इन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, इन दोनों के बीच के गठबंधन को तुड़वाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए हम पिछले 10 साल से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, अपनी किताब में इसका जिक्र किया है कि कैसे कैसे हमने दोनों के गठबंधन तुड़वाने की कोशिश की ताकि शिवसेना बर्बाद हो जाए। नेशनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो रहेगी, क्षेत्रीय पार्टी में आपस में प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है। तो शरद पवार अभी इस चुनाव के बीच जिस तरीके की बातें कर रहे हैं उसमें लगता नहीं है, क्योंकि ये बड़े धूर्त और चालाक किस्म के नेता हैं। ये फिर से अजीत पवार की बड़ाई करना, मतलब वो सीधे इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो अजीत पवार जब तक मेरे साथ था बड़ा काम किया, 25 सालों में बड़ा काम किया, अभी जब शिंदे के साथ आया है कोई काम नहीं किया है। मेरा भतीजा है, ये आगे हम रिटायर्ड होंगे तो हो सकता है कि हम सब एक साथ हो जाए, तुम कंफ्यूज हो के मेरे साथ खड़े रहो, उसके साथ मत जाना। ये बड़े क्लिष्ट किस्म के आदमी हैं, इसलिए अभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हर चुनाव में कुछ ऐसे दांव पे चलाने की कोशिश करते हैं, लोग कंफ्यूज हों और ये मानने लगें कि अब ये अंतिम स्थिति में है, इनको इस बार बेइज्जत करके भगाने से बढ़िया है। क्योंकि अब कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने अंतिम चुनाव की बात की, ऐसी बातें की जिससे लोग भ्रमित हो जाए कि लगो इनको सम्मानजनक विदाई दे दी जाए, कुछ वोट दे दो, कुछ जिता दो, आगे तो ये राजनीति करेंगे नहीं। तो इसलिए इतने धूर्त और चालाक किस्म के व्यक्ति हैं ये कि इनकी किसी बात पर भरोसा किया ही नहीं। मतलब शरद पवार जनता को ही कंफ्यूज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर लड़ाई जबरदस्त हो रही है। झारखंड में रैली को संबोधित कर सीएम योगी ने पूरा खेल ही बदल दिया है। वैसे भी झारखंड में जीत बीजेपी की नजर आ रही थी, पर योगी के दौरे ने माहौल को और ज्यादा बदल दिया। तो वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार के बयान से हलचल काफी तेज हो गई है। शरद पवार ने संकेत दिए हैं कि वो अब कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। शरद पवार ने यह भी कहा कि कहीं तो रुकना पड़ेगा, नई पीढ़ी को आगे लाना पड़ेगा। तो शरद पवार का यह बयान उद्धव और कांग्रेस के लिए भी बड़ा झटका हो सकता है और चुनाव से पहले पवार का यह बयान बताता है कि शरद पवार पहले ही हार मान चुके हैं। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।